हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा हम लोग जो है अपने जो पुराना हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात की थी, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज हम लोग बेटा उसी के आगे जो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे देखा था, हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट एनोड और कैथोड पे ऑब्टेन होते हैं, वो किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उस लेक्चर को देख लें एक बार। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. What are the Faraday's laws of electrolysis? It is called the quantitative aspect of इलेक्ट्रोलाइसिस. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में तो ये बात पढ़ ली कि एनोड और कैथोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। अब यहाँ हमें क्या बात करनी है कि एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे वो कितने ऑब्टेन होंगे, है ना। यानी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन एट एनोड एंड कैथोड, ये हम डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो हम लोग जो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने वाले हैं। तो बेटा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास क्या है, दो लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, इसमें दो लॉ हमारे पास हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इनको सीक्वेंस में हम लोगों को याद करना होता है ना। एग्जाम से आपसे अगर फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा तो फर्स्ट लॉ का रिप्लाई देना है, सेकंड लॉ पूछा जाएगा तो सेकंड लॉ का आंसर देना है ना। तो हम लोग इसको जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानेंगे। तो डिस्कस करते हैं बेटा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो देखें, अगर हम बात करते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या कहता है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या कहता है बेटा, ये देखो, फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या बताता है। फर्स्ट लॉ हम लोगों को बोलता है कि जैसे हमारे पास सपोज एक बीकर है, इस बीकर में हम लोगों ने वही सेम दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए और दो इलेक्ट्रोड्स लेकर के हम लोग क्या करें, इसमें वही इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, है ना। इसको कनेक्ट कर दें किससे, विद सेल और बैटरी। और कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा कि एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ चुके हैं। अब ये प्रोडक्ट कितने ऑब्टेन होंगे, इसके बारे में फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि भाई जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी जितना ज़्यादा चार्ज आप पास करेंगे उतने ही ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स पर जमा होंगे। यानी क्या कहता है, ये कहता है कि द वेट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड, यानी कि that is represented by W. W is the weight of substances deposited on each electrode. So the weight of substances deposited on each electrode that will be directly proportional to the charge flowing through the cell, या flowing through the electrolytic solution. यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज पास करेंगे, उतना ही ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो एनोड और कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिट ऑन ईच इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वी ऑल नो दैट व्हेन द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड देन अ कांस्टेंट इज अप्लाइड। दिस कांस्टेंट जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो बहुत सिंपल है कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, जब हम किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसको 1 यूनिट ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर Q को 1 कॉलम ले लूँ, Q को कितना ले लें बेटा, 1 कॉलम। तो अगर Q को 1 कॉलम ले लिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू Z। तो W is equal to Z when Q equals to 1 coulomb. तो if 1 coulomb of charge is flowing through the wire, है ना, या flowing through the electrolytic solution, then the amount of substance deposited on the electrode will be equal to its electrochemical equivalent. तो अगर हम 1 कूलम का चार्ज पास करते हैं किसी भी
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो जो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंसेस डिपॉजिट होंगे उनका जो वेट होगा उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, अगर हम इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं तो अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेट अभी इसको डराइव करेंगे अभी। दैट इज द डेफिनेशन कि हाउ कैन वी डिफाइन द जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इट इज वेरी सिंपल, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द amount of substance deposited on the electrodes, है ना, that is very simple, the amount of substances deposited on the electrodes when 1 coulomb of charge is flowing through the electrolytic solution. So if 1 coulomb of charge is flowing through the electrolytic solution, then the weight of substances will be equal to the electrochemical equivalent. अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक्चुअल में निकलता कैसे है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जेड को कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि फैराडेज फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो, इसमें जेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखें अब ये जेड कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हम जेड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी सिंपल, वी हैव फॉर्मूला W इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट जेड देन व्हाट वी विल गेट जेड इक्वल्स टू W upon Q. So Z will be W upon Q. W is the amount of substance deposited on each electrode and Q is the charge. ठीक है, अब in case of W equals to Z, Q is taken as 1 coulomb, है ना। Q को हम क्या मानते हैं बेटा? 1 coulomb मानते हैं, ठीक है। तो Q को हम लोग 1 coulomb मानते हैं कब? इन केस ऑफ W इक्वल्स टू Z। जब हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं बेटा? हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं W इक्वल्स टू Z, तो Q इक्वल्स टू 1 coulomb। यानी कि जो Z है वो W के इक्वल तभी होगा जब 1 coulomb चार्ज पास होगा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कितना चार्ज होता है कूलम्ब्स के अंदर। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, सपोज Na+ डिपॉजिट हो रहा है ना। इफ Na+ इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ Na, then how much electrons it is gaining? It is gaining 1 mole of electron, and we all know that the charge on 1 mole electron is 1 Faraday, that is in coulombs 96500 coulomb। अब सपोज देखो मेरे पास बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से इसको डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमें रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए बेटा? टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम। अब 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स 23 ग्राम ऑफ सोडियम, है ना। अच्छे से देखना, हम लोग जेड को डिफाइन करना चाह, जेड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सबको पता है सोडियम का मोलर मास 23 होता है, तो 1 मोल का मास 23 होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू ऑब्टेन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सिंपली 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम। तो 96500 कूलम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाउ मच बताओ? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो उस पर 23 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जेड जो है वो तभी निकलता है जब हमारे पास क्यू की वैल्यू 1 कूलम होती है। तो इफ 96500 कूलम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 23 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन 1 कूलम विल प्रोड्यूस 23/96500। सिंपल है बेटा, है ना। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास Na+ की जगह पे सपोज Mg2+ होता, तो अगर Mg2+ होता और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते? इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ते, तब जाके हमारे पास मैग्नीशियम ऑब्टेन होता, है ना। तो Mg2+ के केस में हम क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ Mg2+ वी कैन से व्हाट वी कैन से दैट 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है बेटा? 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 2 × 96500। तो 2 × 96500 कूलम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज के लिए हमें कितना, 1 कूलम चार्ज पास करने पे कितना ग्राम ऑब्टेन होगा? बहुत सिंपल है, 24/2 × 96500। तो इससे मैं क्या जनरल रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ? इससे मैं एक बहुत जनरल रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ बेटा। देखो क्या है,
कि अगर हमें निकालना है कि 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उसका जो अमाउंट है वो किसके इक्वल होगा। देखो ये यहाँ पर 23 किसका मोलर मास था, सोडियम का। यहाँ पर 24 किसका मोलर मास है, मैग्नीशियम का। मतलब जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका मोलर मास, इसको हम मोलर वेट MW से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो MW ऑफ दैट सब्सटेंस यानी मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। अब यहां देखो बेटा, वैलेंस फैक्टर इंटू 96500 दैट इज इक्वल टू Z। मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू 96500। तो मोलर मास इंटू वैलेंस फैक्टर अपॉन 96500। देखिए वैलेंस फैक्टर क्या होता है, वैलेंस फैक्टर मीन्स वी हैव डिस्कस्ड इन normality when we are calculating normality of a solution, then we have discussed that what is valence factor. So if magnesium has valency 2 plus 2 then its valence factor is 2. सोडियम का चार्ज +1 होता है तो its valence factor is 1. if we are talking about aluminium तो it has charge +3 so its valence factor is 3. तो जो भी हमारे पास चार्ज होता है कैटायन का that is its valence factor, है ना। यहाँ पर हम उसी की बात करते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट इन बार सबके बारे में हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली Z निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटा कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू 96500, है ना। ये हमें Z की जगह वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास जो है वो Z निकल जाएगा। तो Z का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है W इक्वल्स टू, Z की जगह क्या आ जाएगा बेटा, Z की जगह आ जाएगा मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू 96500। ठीक है। अब ये मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है, फटाफट बताओ, है ना। इनटू Q भी यहां पर आएगा। तो अगर हम बोले मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर किसके इक्वल होता है, तो मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर हमने पढ़ा हुआ है कि मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू, बताओ फटाफट बताओ, दैट इज इक्वल टू बोलो इक्विवेलेंट मास, है ना। मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास. So we can write this formula as mass of substance deposited will be equals to इक्विवेलेंट मास इंटू Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, Q की जगह हमने 10th क्लास में पढ़ा था Q इक्वल्स टू IT होता है ना। तो Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, IT अपॉन 96500। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब आपसे कभी भी वेट ऑफ सब्सटेंस पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में जो कि रिलेटेड हो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना बेटा, W इक्वल्स टू E इंटू IT अपॉन 96500, EIT अपॉन 96500। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसा है यार, बहुत सिंपल है ना। हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस होता है, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, वहां पर आ गया Z। ठीक है, अब इस Z को हम लोगों ने क्या बोला कि Z जो है वो W के इक्वल होता है कब, जब हमारे पास चार्ज 1 कूलम होता है। ठीक है, तो हमने इससे ये सोडियम का और मैग्नीशियम का एग्जांपल लेके देखा कि Na+ जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Na में कन्वर्ट होता है, तो Na+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Na में कन्वर्ट होगा। तो Na का मोलर मास कितना होता है बेटा, 23 ग्राम। इसका मतलब कि सोडियम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब हम जोड़ेंगे तो इट विल प्रोड्यूस 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस कितना होता है, 96500 कूलम। बहुत सिंपल है बेटा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96500 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 फेराडे। तो 96500 कूलम विल प्रोड्यूस 23 ग्राम ऑफ सोडियम। और Z क्या होता है, Z इज द केस व्हेन द चार्ज इज 1 कूलम। तो इफ द चार्ज इज 1 कूलम देन 1 कूलम के केस में क्या हो जाएगा, 1 कूलम से हमें कितना सोडियम प्रोड्यूस होगा, 23 अपॉन 96500। वेरी सिंपल। ठीक है, उसी तरह हमने मैग्नीशियम के केस में देखा कि मैग्नीशियम नीड्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम, है ना। तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24 ग्राम। ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूसिंग 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इंटू 96500, तो 2 इंटू 96500 कूलम विल गिव 24 ग्राम ऑफ सोडियम। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना कि 1 कूलम चार्ज से कितना सोडियम मैग्नीशियम प्रोड्यूस होगा, तो 1 कूलम विल गिव 24 अपॉन 2 इंटू 96500। तो इसको हमने समराइज किया तो हमको क्या दिखा कि बेटा हर क्वेश्चन में ऊपर जो है मोलर मास आ रहा था, नीचे उसका वैलेंस फैक्टर आ रहा था, है ना, और अपॉन में 96500 आ रहा था। तो मैंने बोला कि Z की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू 96500। इसमें वैलेंस फैक्टर सबको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आया बेटा वो लोग
सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में नॉर्मेलिटी वाला जो टॉपिक हमने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जहां पर समझाई है, उस वाले लेक्चर को एक बार देखना जरूर, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू 96500। अब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर किसके इक्वल हो गया बेटा, ये इक्वल हो गया तुम्हारे किसके, ई के। क्यू किसके इक्वल होता है, आई टी के, तो क्यू की जगह रख दिया आई टी अपॉन 96500। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किस चीज के लिए, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ the amount of substance deposited on each electrode during electrolysis। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में ये बताता है कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो इसने बोला कि भी जितना ज़्यादा करंट जितने ज़्यादा टाइम तक हम लोग पास करेंगे उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो एनोड और कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। इसके बाद हमारे पास आएगा फैराडे का सेकंड लॉ। अब इस सेकंड लॉ क्या बात बताता है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। आप फैराडेज फर्स्ट लॉ को ले लो, नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए आएगा वो आएगा फैराडेज सेकंड लॉ से लेकर के, और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट लॉ को आप लोग अच्छे से पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, और उसके बाद सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से सेकंड लॉ में ये बताया गया कि सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं वो नेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।